आप सुन रहे हैं पुस्तक, जहां शब्द बनते हैं विचार और विचार बदलते हैं दृष्टिकोण। यहाँ हर एपिसोड में हम किताबों के पन्नों से निकालते हैं ज्ञान, अनुभव और वो अनकही बातें जो जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। तो तैयार हो जाइए एक नई सोच, एक नई समझ और एक नई यात्रा के लिए। ये है पुस्तक। तो आज की इस गहन चर्चा का जो केंद्र है, मतलब एक ऐसा विषय है जिससे शायद ही कोई अछूता हो। आज का हमारा स्रोत है थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड जी। और आज का हमारा मिशन है ये समझना कि किसी भी नए कौशल या स्किल को सीखते समय जो हताशा होती है ना, हाँ, जो बीच में हार मान लेने की आदत होती है, बिल्कुल, उस प्रवृत्ति को कैसे तोड़ा जाए और उससे भी अहम बात, इस लगातार भटकते हुए ध्यान को एक लेजर बीम की तरह एकदम केंद्रित कैसे किया जाए। मतलब मुझे लगता है कि ये मिशन आज के इस दौर में एक तरह की सुपर पावर हासिल करने जैसा ही है। सही कहा, क्योंकि हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां हर चीज बस एक क्लिक पर उपलब्ध है। खाना हो, मनोरंजन हो या कोई जानकारी, सब कुछ तुरंत चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एग्जैक्टली। इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत संतुष्टि की आदत ने हमारे दिमाग की जो वायरिंग है ना, उसे पूरी तरह बदल दिया है। बदल तो दिया है। लेकिन किसी भी असली कौशल को सीखना, चाहे वो कोई वाद्य यंत्र बजाना हो, नई भाषा सीखना हो या कोई बिजनेस खड़ा करना हो, ये कोई अमेज़न की डिलीवरी तो है नहीं जो 24 घंटे में मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं। यहाँ जिस कला की बात हो रही है वो है प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से प्यार करना। जब कोई इंसान इस कला को साध लेता है तो सफलता किसी तनावपूर्ण मंजिल के बजाय एक बहुत ही स्वाभाविक बाय प्रोडक्ट बन जाती है। सुनने में ये विचार बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन अगर हम इसे जमीनी हकीकत पर परखें तो एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। कैसी खाई? मतलब लोग तार्किक रूप से जानते हैं कि अच्छी चीजों में समय लगता है, फिर भी जैसे कोई जिम जाना शुरू करता है या गिटार सीखना शुरू करता है, हाँ, तो पहले हफ्ते का वो गजब का जुनून तीसरे हफ्ते तक आते आते पूरी तरह फुसकिया हो जाता है। मतलब क्या ये सिर्फ प्रेरणा की कमी है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है? इसके पीछे सीधा विज्ञान है और मनोविज्ञान भी। इस पूरी समस्या की जो जड़ है वो है रिजल्ट ओरिएंटेड या सिर्फ परिणाम पर केंद्रित सोच। सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचना। हाँ, जब कोई व्यक्ति जिम जाता है तो उसके दिमाग में एक आदर्श शरीर की तस्वीर होती है। वो रोज शीशे में उस अंतिम परिणाम को खोजता है, और वो रातों रात तो मिलता नहीं है। वही तो, जब वो तस्वीर और वर्तमान हकीकत मेल नहीं खाती तो दिमाग को एक तरह का झटका लगता है। ये एक दिमागी बोझ या कॉग्निटिव लोड पैदा करता है। हर दिन जब अंतिम लक्ष्य हासिल नहीं होता तो दिमाग उसे एक असफलता के रूप में दर्ज करता है, और रोज रोज खुद को असफल महसूस करना इंसान को मानसिक रूप से बुरी तरह थका देता है। तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पे प्रैक्टिसिंग माइंड का सिद्धांत काम आता है। ये सिद्धांत कहता है कि जो लोग अंतिम परिणाम को भूलकर सिर्फ आज के अभ्यास में डूब जाते हैं, वे उस रोजमर्रा की हताशा से बच जाते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा? बिल्कुल। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसे ओलंपिक में दौड़ना है। वो सिर्फ एक कदम बढ़ाने की प्रक्रिया में होता है, गिरता है और फिर कोशिश करता है। उसका ध्यान सिर्फ उस एक पल के प्रयास पर होता है। ये तुलना उस मानसिक बोझ को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। मंजिल को लगातार घूरते रहने से सफर पहाड़ लगने लगता है। एकदम सही। इसी बात से जुड़ा आज के स्रोत में एक गणितीय आंकड़ा है जो पहली नजर में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा है। बात हो रही है हर दिन सिर्फ 1% सुधार करने की। 1% रूल। हाँ, कहा गया है कि अगर हर दिन सिर्फ 1% का भी सुधार हो तो साल के अंत में कोई भी अपने शुरुआती स्तर से 37 गुना बेहतर हो सकता है। 37 गुना। लेकिन सवाल ये है कि एक कला जैसी अमूर्त चीज में कोई ये 1% कैसे नापे? ये 1% कोई सख्त पैमाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टॉप वॉच लेकर नापना है कि कल से 1% बेहतर हुए या नहीं। तो फिर क्या है? ये एक मानसिकता है। इसे आदतों का चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग इफेक्ट कह सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आज का प्रयास कल से सिर्फ थोड़ा सा अधिक सचेत होना चाहिए। थोड़ा सा अधिक सचेत? हाँ, अगर हम किताब में दिए गए वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को देखें तो ये पूरी तरह साफ हो जाता है। टेनिस के दिग्गज रॉजर फेडरर का ही उदाहरण ले लीजिए। उनका अप्रोच कैसा था? कोर्ट पर अभ्यास करते समय उनका दिमाग इस बात पर नहीं उलझता था कि उन्हें अगला ग्रैंड स्लैम जीतना है या दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बने रहना है। क्योंकि वो परिणाम है। बिल्कुल, ग्रैंड स्लैम जीतना एक परिणाम है जिस पर उनका सीधा नियंत्रण नहीं था। उनका नियंत्रण किस पर था?
गेंद को उछालने के तरीके पर, रैकेट की ग्रिप पर, अपने पैरों के मूवमेंट के उस एक छोटे से कोण पर। उन्होंने उस 1% पर फोकस किया। हाँ, अपना पूरा ध्यान उस 1% सुधार पर लगाया जो उस वक्त उनके हाथ में था। नंबर 1 का ताजदोष रोजमर्रा के सचेत अभ्यास का एक अपरिहार्य परिणाम था। ये बहुत शक्तिशाली है। मुझे थॉमस एडिसन की कहानी भी याद आ रही है। बल्ब का आविष्कार करने की राह में 1000 से ज्यादा बार असफल होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। आम इंसान शायद 10 या 20 बार में ही ये मान लेगा कि वो इस काम के लिए बना ही नहीं है। एडिसन का दिमाग उन 1000 प्रयासों के दौरान टूटने से कैसे बचा? क्योंकि एडिसन ने असफलता की परिभाषा ही बदल दी थी। कैसे? एक रिजल्ट ओरिएंटेड इंसान के लिए हर असफलता उसकी काबिलियत पर एक सीधा हमला होती है, उसका अहंकार आहत होता है। लेकिन एक प्रैक्टिसिंग माइंड के लिए असफलता सिर्फ एक डेटा है, एक जानकारी है, सिर्फ एक फीडबैक। जी, एडिसन ने उन 1000 प्रयासों को कभी हार माना ही नहीं। उनके लिए वो सिर्फ एक प्रयोग था। ये पता लगाने की प्रक्रिया थी कि कौन सा पदार्थ फिलामेंट के रूप में काम नहीं करेगा। नजरिया बदल गया। हाँ, जब किसी बड़े और डरावने लक्ष्य को छोटे छोटे दिन प्रतिदिन के प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ दिया जाता है तो असफलता का डर खत्म हो जाता है। एडिसन एक दिन में बल्ब नहीं बना रहे थे, वे बस उस दिन एक नए तार का परीक्षण कर रहे थे। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ने से डर कम होता है, ये बात तार्किक है। लेकिन आज की सबसे बड़ी चुनौती लक्ष्य का बड़ा होना नहीं है। तो क्या है? उस छोटे से हिस्से पर भी टिके रहना। किसी भी काम को करते हुए अगर 10 मिनट भी बीत जाएं, तो अचानक उंगलियां फोन की तरफ भागने लगती हैं। लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक नोटिफिकेशन बजता है और ध्यान पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाता है। ये आज की सबसे बड़ी बीमारी है। ध्यान का ये भटकाव अब सिर्फ एक आदत नहीं रही, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक उलझन बन चुका है। इस भटकाव को समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। तकनीक बनाने वालों ने मानव मनोविज्ञान और डोपामाइन लूप का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, और हमारे ऐप्स इसी तरह डिजाइन किए गए हैं कि वे ध्यान खींच सकें। वो तो है। लेकिन स्रोत के अनुसार भटकाव की असली जड़ें हमारे अंदर ही हैं। हमारा दिमाग मुख्य रूप से 3 दिशाओं में भागता है। कौन सी 3 दिशाएं? पहला है भविष्य की चिंता कि क्या ये काम समय पर होगा, क्या इसमें सफलता मिलेगी। हाँ, एंजाइटी। दूसरा है अतीत का बोझ कि पिछली बार भी ये तरीका काम नहीं आया था। और तीसरा है हमारे आसपास का वर्तमान शोर, यही मोबाइल फोन, सोशल मीडिया या आसपास की बातचीत। तो जब दिमाग इनमें उलझा है तो वो उस काम से पूरी तरह कट जाता है जो अभी सामने है। इसका एकमात्र उपाय है माइंडफुलनेस, यानी पूरी चेतना के साथ वर्तमान में लौटना। लेकिन जब दिमाग पूरी तरह से चिंता या भटकाव की गिरफ्त में हो, तो उसे सिर्फ ये कहकर कि वर्तमान में आ जाओ, वापस नहीं लाया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए किसी ठोस मनोवैज्ञानिक तकनीक की जरूरत पड़ती है। आज के स्रोत में एक 5-4-3-2-1 तकनीक का जिक्र है, जो इस भटकाव को तोड़ने में कारगर मानी जाती है। ये असल में काम कैसे करती है? ये तकनीक कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के अमिगडाला यानी उस हिस्से को शांत करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। ओके। जब भटकाव या एंजाइटी हावी हो तो इंसान को अपने आसपास देखना चाहिए और 5 चीजों की पहचान करनी चाहिए। जैसे कोई भी 5 चीजें? हाँ, जैसे एक कुर्सी, एक किताब, दीवार का रंग। फिर 4 चीजों को छूकर उनका तापमान या बनावट महसूस करनी चाहिए। 5 चीजें देखना, 4 चीजें छूना। फिर उसके बाद 3 अलग-अलग आवाजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, शायद पंखे की आवाज या दूर चल रही किसी गाड़ी की आवाज। और 2 गंध पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। और अंत में एक चीज का स्वाद, जैसे मुंह में मौजूद पानी का स्वाद। ये तो बहुत ही ग्राउंडिंग लग रहा है। होता क्या है कि ये प्रक्रिया दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय कर देती है जो हमारी इंद्रियों से जुड़ा है। जब दिमाग इस तरह की सेंसरी प्रोसेसिंग में व्यस्त हो जाता है तो वो भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे वाले लूप से तुरंत बाहर आ जाता है और इंसान पूरी तरह से वर्तमान पल में आ जाता है। एकदम सही। अभी और यहीं के मंत्र का मतलब ही यही है कि खुद को याद दिलाना कि यही पल सबसे अहम है। एक और बात है, कॉर्पोरेट दुनिया में तो मल्टीटास्किंग को एक बहुत बड़े हुनर की तरह पेश किया जाता है। हाँ, दुर्भाग्य से। जैसे अगर कोई एक साथ 4 काम नहीं कर रहा है तो वो पीछे छूट जाएगा। मल्टीटास्किंग आज के दौर का सबसे बड़ा मिथक है। न्यूरोसाइंस स्पष्ट रूप से बताता है कि मानव मस्तिष्क एक साथ 2 जटिल काम कर ही नहीं सकता। तो फिर लोग जो करते हैं वो क्या है? जिसे लोग मल्टीटास्किंग समझते हैं वो असल में टास्क स्विचिंग है, यानी दिमाग बहुत तेजी से
एक काम से दूसरे काम पर जंप कर रहा होता है। अच्छा, और इससे बहुत ऊर्जा खर्च होती होगी। बहुत ज्यादा। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पेनल्टी कहते हैं। इसी वजह से दिन के अंत में इंसान बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है, भले उसने कोई बड़ा काम न किया हो। तो समाधान क्या है? स्रोत सिंगल टास्किंग पर जोर देता है। एक समय में एक ही काम को अपना 100% देना। जो काम कर रहे हैं बस वही करें। अगर खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, उस वक्त टीवी या फोन न देखें। ये साधारण सी आदत फोकस को बहुत तेज कर सकती है। अब अगर काम शुरू करने की बात करें तो एक ऐसा शब्द सामने आता है जो हर सीखने वाले का सबसे बड़ा दुश्मन है, टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन। जी। अक्सर देखा जाता है कि लोग किसी काम को शुरू करने के बजाय अचानक अपनी डेस्क साफ करने लगते हैं या सोचते हैं कि अभी सही मूड नहीं है, कल सुबह एकदम फ्रेश माइंड से शुरू करेंगे। क्या ये सिर्फ आलस का एक फैंसी नाम है? ये टालम टोल आलस बिल्कुल नहीं है, और इसे आलस समझना सबसे बड़ी भूल है। तो ये क्या है? इसे गहराई से समझें तो ये प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है। कोई इंसान काम को इसलिए नहीं टालता क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता। वो टालता है क्योंकि उस काम को शुरू करने से एक मनोवैज्ञानिक डर जुड़ा होता है। असफलता का डर? असफलता का डर या फिर परफेक्शनिज्म का डर। जब किसी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उसका काम एकदम पहले ही प्रयास में बेदाग और परफेक्ट होना चाहिए, तो वो एक खाली पन्ने या खाली कैनवस से डरने लगता है। वो डेस्क इसलिए साफ करने लगता है क्योंकि डेस्क साफ करना एक सुरक्षित काम है। बिल्कुल, उसमें फेल होने का कोई डर नहीं है, जबकि असली काम में ये जोखिम है कि शायद वो उतना अच्छा ना हो पाए जितनी उम्मीद थी। ये परफेक्शन की चाहत ही इंसान को पंगु बना देती है और वो काम शुरू ही नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि खराब शुरुआत करने का डर इंसान को शुरुआत ही नहीं करने देता। परफेक्शन का ये दबाव तो महान से महान लोगों पर भी रहा होगा। इतिहास के पन्नों में झांकें तो लियोनार्डो दा विंची और उनकी विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा का उदाहरण बहुत कुछ कहता है। मोनालिसा का उदाहरण धैर्य और प्रक्रिया का अंतिम प्रमाण है। दा विंची को उस एक पेंटिंग को पूरा करने में 4 साल से ज्यादा का समय लगा था। 4 साल? जी। उन्होंने स्फुमाटो नाम की एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसमें रंग की अनगिनत पारदर्शी परतें चढ़ाई जाती थीं। एक परत सूखने में महीनों लग जाते थे और उसके बाद ही दूसरी परत चढ़ाई जा सकती थी। अगर दा विंची में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली सोच होती या वो जल्दबाजी करते, तो क्या वो जादुई मुस्कान कभी बन पाती? उन्होंने उस प्रक्रिया के धीमेपन को स्वीकार किया था। और सिर्फ कला ही नहीं, खेलों में भी यही सच है। खेलों में कैसे? महान धावक उसेन बोल्ट का उदाहरण देखिए। उन्होंने ओलंपिक में 9 सेकंड की दौड़ के लिए अपने जीवन के 10 साल झोंक दिए। 10 साल का कड़ा अभ्यास। उन 10 सालों में उबाऊ सुबह थी, मांसपेशियों का दर्द था, कठोर अनुशासन था। 9 सेकंड की वो चमक तो सिर्फ उस 10 साल की अंधेरी और थका देने वाली प्रक्रिया का एक छोटा सा प्रदर्शन थी। 10 साल का अथक परिश्रम सिर्फ 9 सेकंड के लिए। ये तथ्य अपने आप में उस मानसिकता को स्पष्ट कर देता है जो महानता के लिए जरूरी है। और असफलता और रुकावटों को देखने का नजरिया भी यहीं बदलता है। हार का मतलब ये नहीं है कि इंसान अयोग्य है, बल्कि ये कि अभी प्रक्रिया में कुछ और परतें चढ़नी बाकी है। बहुत ही सुंदर विचार है ये। अब अगर हम इस चर्चा के सबसे व्यवहारिक हिस्से पर आएं, इस प्रैक्टिसिंग माइंड को रोजमर्रा के जीवन में लागू कैसे किया जाए? सिर्फ घंटों तक किसी काम को दोहराना ही काफी नहीं होता। एक गिटारिस्ट अगर गलत तरीके से तारों को रोज 2 घंटे छेड़ता रहे तो वो महान नहीं बनेगा। वो बस उस गलत तरीके को पक्का कर लेगा। तो यही इंटेंशनल प्रैक्टिस या सचेत अभ्यास की बात आती है। बहुत ही सटीक बिंदु है। अभ्यास और सचेत अभ्यास में बहुत बड़ा अंतर है। सचेत अभ्यास का मतलब है पूरी चेतना और इरादे के साथ काम करना, अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारने के लिए जानबूझकर प्रयास करना। स्टीव जॉब्स का उदाहरण भी इसी ओर इशारा करता है। स्टीव जॉब्स का जीवन इसी इंटेंशनल फोकस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जब उन्होंने एप्पल में वापसी की तो कंपनी दर्जनों अलग-अलग उत्पाद बना रही थी। जॉब्स ने लगभग 70% उत्पादों को बंद कर दिया था। उनका मानना था कि जब तक आप 1000 अच्छी चीजों को ना नहीं कहेंगे, तब तक आप एक महान चीज पर हाँ के साथ फोकस नहीं कर पाएंगे। ऊर्जा को बिखेरने के बजाय उसे केंद्रित करना, यही सचेत अभ्यास की नींव है। एक लेंस की तरह अपनी पूरी ऊर्जा को एक ही जगह पर लगाना। लेकिन स्टीव जॉब्स वाले उस स्तर के फोकस को आम दिनचर्या में कैसे उतारा जाए? आज के दौर में दिमाग में विचारों, ईमेल्स और अधूरी टू डू लिस्ट का जो भारी ट्रैफिक चलता रहता है,
जिसे हम मेंटल क्लटर कहते हैं, उसे शांत करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? इस मानसिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए किताब कुछ बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक उपाय सुझाती है। सबसे पहला कदम है उस उपकरण को खुद से दूर करना जो भटकाव की सबसे बड़ी मशीन है, हमारा स्मार्टफोन। डिजिटल डिटॉक्स। जी, जब भी कोई गहन काम करना हो या कुछ नया सीखना हो तो फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे डालकर किसी दूसरे कमरे में रखना सबसे जरूरी है। ये डिजिटल डिटॉक्स का एक छोटा रूप है। और दूसरा उपाय? दूसरा बहुत ही प्रभावी उपाय है ब्रेन डंपिंग। ये कैसे काम करता है? अक्सर हमारे दिमाग की जो रैम है ना, वो उन अनगिनत छोटे छोटे कामों और चिंताओं से भर जाती है जिन्हें हम याद रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुबह या रात को एक कागज लें और दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ उस कागज पर उतार दें। चाहे वो बिजली का बिल भरना हो या किसी प्रोजेक्ट का आइडिया। बिल्कुल, सब कुछ। इससे दिमाग को ये संदेश मिलता है कि अब इन बातों को याद रखने का बोझ उसे नहीं उठाना है और वो पूरी तरह से शांत होकर वर्तमान काम पर फोकस कर सकता है। ये कागज पर विचारों को उतारना सच में एक तरह की मनोवैज्ञानिक राहत देता है। और फोकस के लिए समय को मैनेज करने की बात करें तो पोमोडोरो तकनीक भी काफी लोकप्रिय है। पोमोडोरो तकनीक इस सिद्धांत पर काम करती है कि इंसान का दिमाग एक मशीन नहीं है जो लगातार घंटों तक 100% एकाग्रता दे सके। इसमें 25 मिनट तक पूरी सघनता के साथ काम किया जाता है और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लिया जाता है। ये ब्रेक दिमाग को रीसेट करता है। और ये सारी तकनीकें घुमा फिराकर इंसान को ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की मानसिकता की तरफ ही ले जाती हैं। एक ऐसी मानसिकता जहां ये माना जाता है कि प्रतिभा जन्मजात नहीं होती, बल्कि उसे लगातार सचेत प्रयास से विकसित किया जा सकता है। और यहीं से असली आत्म जागरूकता जन्म लेती है। जब कोई व्यक्ति हर दिन छोटे छोटे प्रयास करता है तो एक दिन अचानक मिलने वाली सफलता से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी आत्मविश्वास उस निरंतरता से पैदा होता है। इन सभी बिंदुओं को अगर एक साथ देखा जाए तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है। सफलता कोई ऐसी जादुई छलांग नहीं है जो रातों रात लग जाती है। बिल्कुल नहीं। ये तो बस रोजमर्रा की बोरिंग लगने वाली प्रक्रियाओं, उस 1% के रोज के सुधार और ध्यान भटकने पर खुद को बार बार वर्तमान में वापस खींच लाने का एक धीमा लेकिन ठोस परिणाम है। और इस पूरी यात्रा का सबसे अहम नियम ये है कि किसी की भी अपनी प्रगति की तुलना दुनिया के किसी और व्यक्ति से नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया ने ये भ्रम पैदा कर दिया है कि सब कोई हमसे आगे निकल रहा है। लेकिन असली पैमाना सिर्फ एक है, बीता हुआ कल। क्या आज का प्रयास कल के प्रयास से जरा सा भी अधिक सचेत था? क्या आज भटकाव कल से थोड़ा कम था? अगर उत्तर हाँ है तो इसका अर्थ है कि दिशा बिल्कुल सही है। और अंततः यही मायने रखता है। यह एक बहुत ही शांत करने वाला विचार है कि मुकाबला सिर्फ खुद से है। इस पूरी चर्चा में हमने द प्रैक्टिसिंग माइंड के लेंस से देखा कि परिणाम की चिंता को छोड़कर प्रक्रिया में डूबने से कैसे हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं और कैसे अपने ध्यान को एक अजेय ताकत बना सकते हैं। जी। अब इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार सामने रखना जरूरी है जो इस पूरे सिद्धांत की नींव पर ही खड़ा है, लेकिन हमारे जीने के नजरिए पर एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। वो विचार ये है कि अक्सर ये माना जाता है कि सारी मेहनत, सारा त्याग उस एक पल के लिए है जब लक्ष्य हासिल होगा। लेकिन जरा सोच कर देखिए। हाँ, अगर किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में 5 साल लगते हैं और उस लक्ष्य के हासिल होने की खुशी शायद कुछ दिनों या हफ्तों तक ही टिकती है, तो क्या इंसान अपने जीवन के उन 5 सालों को सिर्फ एक तनावपूर्ण इंतजार में, एक बेचैनी में गुजार दे? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर आनंद सिर्फ अंत में है तो हमने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ भविष्य की चिंता में बर्बाद कर दिया। तो क्या इंसान के जीने का नजरिया पूरी तरह बदल नहीं जाएगा अगर वो इस बात को गहराई से स्वीकार कर ले कि जीवन कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, बल्कि वो रोज का अभ्यास है, वही रोज का संघर्ष है। और असली खुशी उस अंतिम पल में नहीं बल्कि आज के उस छोटे से प्रयास में ही छिपी है। ये प्रश्न हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी रोजमर्रा की खुशी के बीच के रिश्ते को दोबारा परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है। अगर सफर ही असली मंजिल बन जाए तो काम करने का तरीका भी बदल जाएगा और जीने का भी। बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं पूरी होती है। आशा है कि इन विचारों ने कुछ पुरानी उलझनों को सुलझाया होगा और कुछ नई सोच को जन्म दिया होगा। निरंतरता बनाए रखें, प्रक्रिया से जुड़े रहें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ते रहें। विदा।